मित्रों जय हिंद। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मित्रों आज हम शुरू करेंगे ग्लैंड यानी कि ग्रंथियाँ, और हमारा बायोलॉजी एक समाप्ति की ओर बढ़ चुका है। इसके बाद सेंस ऑर्गन्स है और थोड़ी सी बॉटनी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हमारा ग्लैंड्स लगभग अंतिम ही टॉपिक चल रहा है, यानी अब हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियाँ। ग्लैंड्स एक थैली की आकार की रचना होती है जिसमें एंजाइम तथा हार्मोन निकलते हैं। इसका ये डिफिनेशन है कि ग्लैंड लगभग एक थैले जो होते हैं, जो कैरी बैग होते हैं, कैरी बैग के आकार की होती है जिसमें एंजाइम तथा हार्मोन। एंजाइम का क्या काम है? हमारे पाचन को, जो हम खाते हैं उसको पचाना। हार्मोन निकलते हैं। ग्लैंड 3 प्रकार के होते हैं: एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स ग्लैंड, जिसको हिंदी में हम बही स्रावी ग्रंथि और आपको अंत स्रावी ग्रंथि और मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रण स्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब एक एक करके एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बही स्रावी ग्रंथियाँ। इसका डिफिनेशन हम पहले देखते हैं। इसका डिफिनेशन है, इसमें एंजाइम निकलता है, इसमें नालिका ड्यूट पाया जाता है, अंततः इसका मार्ग निश्चित होता है। मतलब कहने का मतलब, इसमें नालिका ड्यूट पाया जाता है, अंततः इसका मार्ग जो होता है निश्चित होता है। मतलब इसका मार्ग निश्चित है, मतलब कि एक नियम के अनुसार, निश्चितता के अनुसार इसका मार्ग है। एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला एंजाइम रक्त में जाकर नहीं मिलता है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड से है यानी बाह्य स्रावी ग्रंथियां से निकलने वाला एंजाइम जो होता है, यह रक्त में जाकर नहीं मिलता। हम आगे पढ़ेंगे ब्लड में रक्त यानी कि रक्त में जाकर कौन एंजाइम मिलता है, ये आगे हम अभी अध्ययन करेंगे। लेकिन ये जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड, इससे निकलने वाला एंजाइम रक्त में जाकर नहीं मिलता, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका एग्जाम्पल है आंसू, पसीना, लार, मोम यानी कि जो हम निकलता है, हम नहाते हैं तो, या फिर हमारे बॉडी से जो मोम निकलते हैं, तो पसीना है, लार है और आंसू है। आप इससे भी देख सकते हैं, आंसू कभी ब्लड से नहीं मिल सकता, या फिर पसीना जो है वो ब्लड से नहीं मिलता है, और ना ही लार और ना ही मोम। ये बाहरी कहने का मतलब है। एक्सो मतलब बाहरी, इंट्रो होता तो इंटरनली बातें हो रही हैं, आंतरिक बातें। अब लीवर देखिए, इसके बाद हम लीवर पढ़ते हैं। आकृति, यह सबसे बड़ा ग्रंथि है जो बही स्रावी एक्सोक्राइन है। यह उदर गुहा में दाहिनी ओर पाई जाती है, यानी कि उदर गुहा पेट के दाहिनी ओर पाई जाती है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन को तोड़ फोड़ करती है। जो विटामिन, वसा घुलनशील रहते हैं, वे लीवर में जाकर संचित रहते हैं। कहने का मतलब है, लीवर का क्या काम है? मेनली प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट को तोड़ फोड़ करना, और प्रोटीन, वसा, जो प्रोटीन है और वसा है यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, यह टूट फूट हो जाने के बाद लीवर में संचित यानी कि स्टोर रहते हैं। यहाँ कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होती है तथा पूरे बॉडी में सबसे तेज होती है। देखिए हम मित्रों, सेल में हम पढ़े थे कि सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर में होती है। अगर लीवर में आपके छूड़ा लगता है या कहीं से भी लीवर के जगह, लीवर जहाँ है वहाँ अगर पेट फटता है तो वहाँ पे सबसे तेज़ी से सूखने का यानी कि जुड़ने का, मांस जल्दी से वहाँ पे जुड़ेंगे, सूखेंगे वहाँ पर, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से होती है। ये क्वेश्चन से, सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन मानव के शरीर में कहाँ होती है? तो लीवर में होती है। यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए, लीवर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। लीवर में सबसे सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है मानव शरीर में? तो लीवर में पाया जाता है। लीवर में विल्डीवर्म द्रव निकलता है जो पीत रस को हरा रंग देती है। लीवर से
विरुडॉन द्रव्य नाम का द्रव्य जो होता है निकलता है, जिससे कि पीत लगभग पीले रंग का होता है और उसे वो हरा रंग में कन्वर्ट कर देता है। तो अब देखिए आगे वाला टॉपिक जो हमारा है, लीवर में बिलिरुबिन नामक द्रव्य पाया जाता है जिसकी अधिकता से पीलिया यानी कि जॉन्डिस हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये हम लोग जानेंगे कि जॉन्डिस भाई क्यों होता है, मानव शरीर में जॉन्डिस क्यों होता है। तो लीवर यानी कि यकृत में बिलिरुबिन नामक द्रव्य होता है जिसकी अधिकता वो अगर बढ़ जाएगा, बिलिरुबिन नामक द्रव्य अगर शरीर में बढ़ जाएगा तो हमें जॉन्डिस हो जाता है। और जॉन्डिस वो बढ़ता क्यों है, अगर हम बाहर के ज़्यादा ऑयली फूड तथा मसालेदार चीज़ों को खाएंगे तो बिलिरुबिन बढ़ने लगता है और जिस कारण हमें जॉन्डिस का खतरा होने लगता है। अंततः अगर ज़्यादा वो हो जाएगा तो हो जाएगा जॉन्डिस। लीवर अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लोगों ने पेट में ये पढ़ा भी था। अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है, लीवर। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। अमोनिया को लीवर में, अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम, अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है लीवर। अब देखिए मित्रों, आगे हम देखेंगे लीवर ग्लूकोज के ग्लाइकोजेन में बदल देता है। देखिए ग्लूकोज अलग चीज़ है, ग्लाइकोजेन अलग चीज़ है। तो लीवर का काम क्या होता है, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट को तोड़ फोड़ करके उसे स्टोर रखना, उसी से ये जुड़ा बात है। लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देता है। लीवर के निष्क्रिय हो जाने पर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। देखिएगा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि लीवर में अगर ये निष्क्रिय हो जाता है, अगर लीवर हमारा खराब हो जाता है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस चीज़ में ओज लगा हो वो मिठास से जुड़ा होगा, चीज़ वो स्वीट से जुड़ा होगा। तो अगर हमारा लीवर निष्क्रिय हो जाएगा तो हमें जो शुगर नाम का रोग होता है, डायबिटीज़ होती है, वो बहुत जल्दी से पकड़ लेगा और हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है अगर लीवर काम हमारा ना करे, और तथा पाचन हमारा बढ़िया से बॉडी में नहीं हो पाएगा, जिससे कि हमारा बॉडी एक स्वस्थ शरीर नहीं हो पाएगा। अब देखिए भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर के मेसिडर्म कोशिका में होता है। भ्रूण अवस्था यानी कि जब आरबीसी अपने शुरुआती के दौर में रहता है, रेड ब्लड सेल जब ब्लड बनता है जहाँ, वह उसका निर्माण लीवर के मेसिडर्म कोशिका में होता है। यानी कि एक मेसिडर्म लीवर में कोशिका होती है, वहाँ पे होता है। देखिए यहाँ पर मेसिडर्म नहीं होगा, यहाँ पर देखिए एक चीज यहाँ पे सुधार लीजिएगा, मीसोडर्म है। तो मीसोडर्म कोशिका में होता है, मेसिडर्म वही सोचे ये कैसे हो गए। तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर के मेसिडर्म, आरबीसी शुरुआत में होती है। तो ये लीवर की किस कोशिका में यह इसका निर्माण शुरू होता है, तो मेसिडर्म कोशिका में होता है। अब देखिए लीवर में पित्त रस बनता है जिससे CuFe होता है, ये तो आप सब जानते होंगे। लीवर में एल्कोमिन प्रोटीन बनता है जो खनिज पदार्थ को रक्त में प्रवाहित होने में सहायक करता है। लीवर में एलोमीन पाया जाता है, एलोमीन प्रोटीन बनता है, एलोमीन नाम का एक प्रोटीन बनता है, क्योंकि लास्टतः इसी में तोड़फोड़ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो इसी में एलोमीन नाम का प्रोटीन बनता है जो कि खनिज पदार्थ को रक्त में प्रवाहित होने में, जो खनिज पदार्थ हम जैसे कि हम खनिज पदार्थ कोई खाते हैं, जिससे कि हमें जैसे आयरन मिले, यानी कि या हमें कुछ प्रोटीन्स मिले जो कि हमें इंस्टेंट एनर्जी दे, वैसे पदार्थ को या रक्त में प्रवाहित होने में, मतलब कि रक्त में मिलाने में
यह मदद करता है एल्यूमिन प्रोटीन, जो कि हमारे रक्त को और भी ज़्यादा मजबूती देता है। जैसे कि मानिए एक प्लेन पानी है, उसमें हम कुछ मिला देते हैं, ग्लूकोज, ORS, तो वो पानी एक साधारण पानी नहीं रहता है, वो नॉर्मल पानी नहीं रहता, फिर वो कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो पानी है ही, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हमें एनर्जी वाली जुड़ जाती है। वैसे ही ब्लड एक सिंपल ब्लड, और उसमें यह एल्यूमिन नामक प्रोटीन बहुत सारे खनिज पदार्थ जो कि हमारे बॉडी के लिए सहायक हैं, जो हम लेते हैं, उन सभी चीज़ों को ये मिला देता है, जिससे हमारा रक्त और भी मजबूत हो जाता है और हमारे बॉडी को एक इंस्टेंट एनर्जी देता है, जिससे कि हम डेली काम करते हैं। और मित्रों, मैंने बताया था कि हमारे बॉडी को काम करने के लिए दिन भर में 2500 कैलोरी चाहिए, 2500 कैलोरी, और एक क्रिप साइकिल जब चलता है तो 38 ATP का निर्माण करता है, और 38 ATP मिलकर एक ग्लूकोज, और एक ग्लूकोज से 4.2 कैलोरीज बनता है। वैसे 2500 कैलोरीज अगर बनेंगे तो हमारे बॉडी में 2500 कैलोरीज बनेंगे, जिससे हमारा मानव शरीर एक इंस्टेंट एनर्जी में रहेगा। अब देखिए आगे सेकंड हम पढ़ेंगे। देखिए जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ लिया अंत एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि को पढ़ लिया। अब देखिए हम दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा हमारा होने वाला इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा। इसमें हार्मोन निकलता है, इसमें नालिका नहीं होती है, यह सबसे बड़ा, यह डक्टलेस, अंततः इसका मार्ग निश्चित नहीं रहता, यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हार्मोन निकलती है, एक पॉइंट, इसमें नालिका नहीं होती है और उसमें नालिका होती है, इसका अंततः मार्ग निश्चित नहीं होता है, इसमें निकलने वाले हार्मोन रक्त में जाकर मिल जाते हैं। तो तीन इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये, और तीसरा आपका ये, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल होगा थाइमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे। या फिर आपका ये क्या बोलते हैं, पीनियल ग्रंथि भी होगा। अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या 9 होती है। अब आपसे पूछेगा अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या कितनी होती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या 9 होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहली होती है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। यह दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। भैया पहली कौन है वो हम आगे पढ़ेंगे। ये दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी है। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसका भार कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। यह मस्तिष्क के बीचों बीच पाया जाता है। यह हमारे मानव शरीर के मस्तिष्क यानी कि दिमाग के बीचों बीच पाया जाता है, खोपड़ी के बीचों बीच पाया जाता है। यह शरीर के विभिन्न कार्यकलाओं को नियंत्रित करती है। अतः इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसमें 11 हार्मोन निकलते हैं। अब देखिए ब्रेन से हमारा पूरा बॉडी का कंट्रोल होता है, और ब्रेन के भी सेंटर में क्या है भैया, तो पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें नियंत्रित यानी कि कंट्रोल में रहती है, और इसमें 11 हार्मोन निकलती है। अब देखिए पीयूष ग्लैंड से निम्नलिखित हार्मोन निकलते हैं। अब भैया कौन कौन से निकलते हैं? TSH, जिसको शॉर्ट में हम लोग TSH कहते हैं, थायराइड सिटोमेटेटिंग हार्मोन, TSH थायराइड सिटोमेटेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से थायरेक्सिन निकालने में उत्तेजित करता है। देखिए ये क्या काम करता है? यह हार्मोन, यह जो हार्मोन है, ये थायराइड से क्या काम करता है?
थायरेक्सिन निकालने में उत्तेजित करता है। मतलब ये उकसाता है, एक तरह से उसका उकसाना होता है ना, उकसाता है। जब थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की कमी होती है तो थायरेक्सिन नहीं बनाता है। देखिए यह बहुत बड़ी बात है कि जब थायरॉइड ग्रंथि को आयोडीन की कमी यानी कि आयोडीन की कमी हो जाती है तो यह थायरेक्सिन नहीं बनाता है और बीमारी घेंघा कहलाती है, जो कि हमारा गला के पास गला हमारा बैठ जाता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग हो जाता है। यानी कि आयोडीन की कमी से हमारा घेंघा, जिसका देखे होंगे गर्दन के पास ऐसे निकल जाता है, तो घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है। अब देखिए दूसरा है एसटीएच यानी कि सोमेट्रोफिन हार्मोन। एसटीएच यह बुद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से भावनात्मक तथा अधिकता से व्यक्ति अधिकतम लंबा हो जाता है। तो यह बुद्धि, देखिए टाइपिंग को, ये वृद्धि है, वृद्धि, यह वृद्धि को नियंत्रित करता है। वहीं तो सोचे, यह वृद्धि को नियंत्रित करता है। यह अगर आप ज़्यादा छोटे होंगे उसको नियंत्रित करता है, ज़्यादा बड़े होंगे उसको नियंत्रित करता है। और ये सब चीज़ें कहाँ से हमें आती है, जीन से। जीन कैसे होता है भैया, जीन जो है हमें एटीपी से मिलता है। एटीपी डबल स्टैंडर्ड होता है जो कि हमारे डीएनए से मिलता है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जब डीएनए के द्वारा उसे बताया जाता है कि हमारे जैसा स्ट्रक्चर उस सामने वाले को बॉडी में देना है, तो ये सब कंट्रोल डीएनए से। डीएनए में जीन होता है और जीन से यह पता चलता है कि कैसा किस शरीर कैसा ढांचा देना है, और उसको कंट्रोल ये करता है एसटीएच। अब एलटीएच क्या है, ल्यूथोफ्रिक हार्मोन। यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ मिलकर दूध के स्राव में सहायक होता है। अब देखिए डी क्या है, ऑक्सीटोनिस यानी कि लेबर पेन को काम करता है। इससे बर्थ हार्मोन या लव हार्मोन कहते हैं। इससे हमारे अंदर भावना पैदा होती है कि इससे हमें प्यार करना चाहिए, इससे हमारा बर्थ हार्मोन, इससे हमारा कुछ ना कुछ कनेक्शन है, तो ये करता है ऑक्सीटोनिस। और ये सब किससे होती है, मास्टर ग्लैंड से। मास्टर ग्लैंड यानी पेट्रियट ग्लैंड से, यानी कि पीयूष ग्रंथि के हैं ये सब अंग हैं। अब देखिए दूसरा ग्रंथि हमारा होने वाला है अंतः ग्रंथि में, अंतःस्रावी ग्रंथि में। यह सबसे छोटा होता है। इसे थर्ड आई, यह सबसे छोटा होता है। इसे थर्ड आई बायोलॉजिकल क्लॉक, ये बायोलॉजिकल क्लॉक है। देखिए ये माफ करिएगा, यहाँ पे बायो साफ से लिख देता हूँ। ये जो है बायोलॉजिकल क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। इसे थर्ड आई बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है जो नींद लगाने में सहायता करता है। तो क्वेश्चन आएगा कि देखिए हम एक चीज़ छोड़ दिए, चलिए कोई नहीं। तो हमें नींद लगाने में कौन सी ग्रंथि सहायक होती है, तो हमें नींद लगाने में पीनियल ग्लैंड सहायक होती है। और ये किस हार्मोन से होती है, मेलाटोनिन नामक हार्मोन से। देखिए ऊपर छूट गया एक, इससे पढ़ लेते हैं।
हाइपोथैलेमस यानी कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या होता है? यह अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। इसे सुपर मास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, यानी कि इसे मास्टर का मास्टर ऑफ ग्लैंड कहते हैं। यह हार्मोन स्रावित करने के लिए यानी कि हार्मोन को ही बढ़ाने के लिए उत्तेजित करता है। ये हाइपोथैलेमस का क्या काम है? ये हार्मोन को ही हार्मोन से बढ़ाने के लिए उत्तेजित करता है। इसलिए क्यों करता है भैया? सब तो मास्टर ग्लैंड है, जो पीयूष ग्रंथि है वो तो मास्टर ग्लैंड है, या कोई कोई अपने विभाग में मास्टर होता है। एक तरह से इसे मानिए, या अगर कोई प्रोफेसर कोई कॉलेज है तो उसका एचओडी है, या प्रोफेसर का ही प्रोफेसर है, उसको ही बढ़ाने के लिए उसे उत्तेजित करता है कि आप पीयूष ग्रंथि अच्छा से काम कीजिए, आप भैया पेनियल ग्रंथि अच्छा कीजिए, आप पैराथायराइड ग्रंथि का अच्छा से काम कीजिए, थाइनेमस ग्रंथि, ये सब ग्रंथियों को ही उत्तेजित करता है कि आप अच्छे से काम करिए। ठीक है, अब देखिए चौथा होने वाला है थायराइड ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी है। यह गुलाबी रंग के एच आकार की होती है। यह किस आकार की होती है? एच आकार की होती है, और यह गुलाबी आकार की होती है। इसमें इस ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जो रक्त चाप बीपी को नियंत्रित करता है। और देखिए सुने होंगे, जिसका थायराइड बढ़ जाता है उसका वजन बढ़ जाता है, और थायराइड जिसका बढ़ता है उसे बीपी का भी रोग हो जाता है। तो यह क्या करता है? इसमें से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जो बीपी को, रक्त चाप को, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, रोकता है। अगर ये बढ़ेगा तो आपका बीपी बढ़ेगा। तो जिसमें थायराइड का रोग होगा, जिसका शरीर मोटा होगा, जिसको शरीर में वजन ज़्यादा होगा, भाग जाएगा, उसमें थायराइड का रोग है, और यह बीपी को रोकता है। और जिसको थायराइड होता है उसको बीपी का प्रॉब्लम होता ही है। वो हाथ भरने लगेगा, बीपी बढ़ जाएगा, गुस्सा आने लगेगा, चिड़चिड़ापन होने लगेगा। ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण यह ग्रंथि फूल सूज जाती है। आयोडीन की कमी के कारण यह ग्रंथि फूल सूज जाती है। अब देखिए, अब आयोडीन की भैया थायराइड होता क्यों है? थायराइड में हमने ये जाना क्यों, थायराइड में होता यह है कि बीपी बढ़ जाता है, शरीर भारी हो जाता है, मोटा हो जाता है, फूल जाता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है जब बीपी बढ़ता है, गुस्सा आने लगता है। लेकिन थायराइड भी क्यों होता है, किस कारण होता है? तो यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, इससे फूल सूज जाता है थायराइड, जिसके कारण ग्रंथि यह फूल जाता है, सूज जाता है। जिस बीमारी में घेंघा ग्यूटरे, जिसे बीमारी में घेंघा ग्यूटरे कहते हैं। ठीक है, इस बीमारी को ग्यूटरा या घेंघे कहते हैं, या मोटा मोटा तौर से थायराइड ही याद रखिए, नॉर्मल भाषा में हम लोग इसे कोलेस्टेरोल नामक हार्मोन निकलता है जो कैल्शियम तथा फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पायराथायराइड ग्लैंड। यह ग्रंथि रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह ग्रंथि थायराइड के ठीक पीछे होता है। इसका ठीक लोकेशन कहाँ होता है? यह थायराइड के ठीक पीछे होता है, और यह ग्रंथि रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, इसकी संख्या 4 होती है। इसकी संख्या 4 होती है। यह पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं रहता। पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में यानी कि ब्रेन के बीचों बीच, जो ब्रेन के कंट्रोल में रहता है, उसे पीयूष ग्रंथि के नियंत्रित कहा जाता है। तो यह पीयूष ग्रंथि के नियंत्रित में नहीं रहता है। ठीक है भैया, अब देखिए थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि का क्या काम है? यह छाती में पाया जाता है।
यह प्रोटीन बनाता है, लेकिन यह 15 वर्ष की अवस्था के बाद काम करना बंद कर देता है। अब देखिए इसका एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताने वाला हूँ। थाइमस ग्लैंड होता भाई क्यों है? थाइमस ग्लैंड इसलिए होता है कि जब हम बाल्य अवस्था में होते हैं, जब शिशु अवस्था में होते हैं, तो बालक जो बच्चे हैं वो अच्छे से खाना खा नहीं पाते हैं, जो कि उन्हें हर तरह से प्रोटीन मिले। जैसे कि हम बड़े हुए तो हम दूध पी लेते हैं प्रॉपर वे में, बच्चे तो समझते नहीं, पीते हैं या फेंक देते हैं। हम साग आयरन के लिए खा लेते हैं, हरी सब्जियों को खा लेते हैं, हम रोटी चावल खा लेते हैं, हम बाहर से और भी चीज़ें खा लेते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन छोटे बच्चे को थोड़ा बहुत दूध है, नहीं तो कुछ भी नहीं, दिन भर खेलते कूदते रहते हैं, तो उनमें भैया प्रोटीन बनेगा ही नहीं, तो उनका बॉडी चलेगा ही कैसे? वो बहुत वीक हो जाएंगे और बार बार बीमार हो जाएंगे। तो नेचर के द्वारा ही उन्हें थाइमस ग्रंथि प्रदान किया जाता है। लेकिन भगवान का यह लीला देखिए कि 15 वर्ष बाद वो पुनः खुद ही समाप्त हो जाता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। क्योंकि 15 वर्ष की आयु के बाद बच्चे खुद अपना मतलब कि भोजन प्रॉपर वे में समझदार इतना हो जाते हैं, करने लगते हैं, और उनके बाद वो प्रोटीन का निर्माण खुद से करने लगते हैं। लेकिन 15 अवस्था के जब छोटे होते हैं बच्चे, बहुत खेलने में बिजी होते हैं या कूदने, तो वो प्रॉपर नहीं खा पाते हैं। इस वजह से ऊपर वाले ही खुद दिया है कि वो प्रोटीन बनाए और उस बच्चे को मेंटेन रखे, ठीक है। इसलिए यह 15 वर्ष की आयु के बाद ये समाप्त हो जाता है। तो इसका काम प्रोटीन बनाना होता है, ठीक है। और आप लोग तो जानते हैं मानव शरीर में प्रोटीन कैसे बनता है 15 वर्ष की आयु के बाद, वो हमने बहुत डिटेल्स में पीछे बताया है। अब देखिए एडिनल ग्रंथि बॉडी गार्ड ग्लैंड, गार्ड से ही पता चलता है फूड प्रोटेक्शन वाला काम करता होगा भैया। इसे इमरजेंसी ग्लैंड तथा फोरेस 3F भी कहते हैं, इसका कोडवर्ड है फोरेस 3F, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि फोरेस 3F किस ग्लैंड को कहा जाता है? तो भैया गार्ड ग्लैंड, बॉडी गार्ड ग्लैंड को कहते हैं। इसमें से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, यह हार्मोन बीपी को नियंत्रित करता है। अब देखिए हार्मोन, ठीक है, इसमें एड्रेनलिन नामक हार्मोन निकलता है जिसे कि बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। और इसमें एक और बात आप जोड़ लीजिएगा जो कि इसमें शायद नहीं लिखा है, देखिए इसमें एक और है कि इस हार्मोन जो ये निकलता है एड्रेनलिन नामक, इस हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट भी कोडवर्ड नाम दिया जाता है। तो फाइट एंड फ्लाइट किसको कहा जाता है भैया? तो एडिनल ग्रंथि को। तो ये बात आप इसमें ऐड कर लीजिए कि फाइट एंड फ्लाइट भी एडिनल ग्रंथि में एक हार्मोन जो निकलता है एडिनिल नामक का, एडिनलिन नामक, फाइट एंड फ्लाइट उसको कहा जाता है, ठीक है। इसे जीवन रक्षक हार्मोन यानी कि लाइफ सेविंग हार्मोन तथा डू और डाई हार्मोन भी कहते हैं। ये कहाँ गया ये, इसको एड्रेनलिन, इसे बीपी को कंट्रोल करना, इसका मल्टी टास्क काम है, बीपी को कंट्रोल करना तथा फाइट एंड फ्लाइट इसे कोडवर्ड भी कहा जाता है। और यह लाइफ सेविंग हार्मोन भी होता है और डू और डाई हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं लिखा था। अब देखिए जनन ग्रंथि, यानी कि जनन ग्रंथि क्या होती है भैया? जनन ग्रंथि वैसा ग्रंथि जो जनन की क्रिया में भाग लेता है उन्हें गोनेड ग्लैंड कहते हैं, जैसे ओवरी टेस्टिस। वैसा ग्रंथि जो जनन यानी कि कल हम लोगों ने रिप्रोडक्शन में काम करता है उसे जनन ग्रंथि का नाम से ही पता चलता है। जनन ग्रंथि जो जनन करने में यानी कि प्रोडक्शन करने में काम दे उसे जनन ग्रंथि, और इसका एग्जाम्पल है टेस्टी और ओवरी, ठीक है। अब देखिए अग्नाशय यह दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। इसमें पूर्ण पाचन एंजाइम निकलता है जिसे हम LAT कहते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रेप्सिन। क्या क्या निकलती है इससे? अग्नाशय से, जो कि पूरी तरह यह दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। पहली हमने बता चुका है पहले। इसमें पूर्ण पाचन एंजाइम निकलता है, इससे ही संपूर्ण पाचन जो हम खाते हैं पच जाता है। और किस चीज़ से पचता है?
क्या निकलता है तो वो पचता है, लैट पचता है। इसको कोडवर्ड देते हैं लैट, शॉर्ट फॉर लाइपेज, एमाइलेज और ट्रेप्सिन। यह आ चुका है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कौन सा पाचन निकलता है, एंजाइम निकलता है, लैट, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रेप्सिन। अग्नाशय का एक ही का ही एक भाग का ही भाग का ही भाग लैगरहेंस की दीपिका होता है, जिसमें से 3 प्रकार की कोशिका पाया जाता है। अब देखिए, अग्नाशय का ही एक और भाग है जिसके 3 प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा तथा गामा कोशिका। अल्फा कोशिका का क्या काम है, इसमें एक तो लैट से पचाता है, और इसी से जुड़ा आप समझ जाइएगा कैसे हमारे बॉडी में पाचन हो रहा है, किस किस एंजाइम के मदद से। तो लैट, और इसमें से 3 कोशिकाएं और निकलती हैं जो कि अल्फा कोशिका है। अल्फा कोशिका में क्या है, अल्फा, बीटा तथा गामा कोशिका। अल्फा कोशिका का क्या डिफिनेशन और काम क्या है, इससे ग्लूकेगान निकलता है जो शरीर के ग्लूकोज की स्तर को बढ़ा देती है। ग्लूकोज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं, जो कि हमारे लिए कैलोरीज बनाने में मदद करती है। तो यही ग्लूकेगान, इससे ग्लूकेगान निकलता है, ग्लूकेगान से ग्लूकोज बना है, तो शरीर के ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देती है। ग्लूकोज बना है, मिलता जुलता शब्द है, हालांकि ग्लूकोज बनता है, 38 एटीपी चलता है और फिर उसके थ्रू बनता है 38 एटीपी से एक ग्लूकोज से फिर कैलोरीज से हमारे बॉडी को 2500 कैलोरी चाहिए, वो तो उस पर, लेकिन इससे मिलता जुलता ग्लूकेगान अल्फा कोशिका से निकलता है, और यह ग्लूकोज को स्तर को बढ़ा देता है, यानी कि लेवल को हाई कर देता है। अब बीटा कोशिका में क्या होते हैं, इससे इंसुलिन निकलता है जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देता है। अब देखिए भैया, ये बढ़ा दिया अल्फा कोशिका तो ये कम कर दिया, क्योंकि अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो डायबिटीज़ का रोग हो जाएगा, क्योंकि वो जो जिसमें है ग्लूकोज वो मीठा है, मीठा होगा हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी में मीठापन होगा, तो कोई भी चीज़ कहीं डायबिटीज़ होगी, हमें हाँफ होगा या कहीं कटफट होगा तो जल्दी सूखेगा नहीं, और हमारे बॉडी बहुत दिनों तक ऐसे ही घायल, जिसको डायबिटीज़ होती है उसकी बॉडी में ज़्यादातर जल्दी से कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है, जल्दी से उसका बॉडी सूख नहीं पाता कटने फटने पर, तो वो भी चीज़ें नहीं होंगी, शुगर लेवल बढ़ जाएगा, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। शुगर बहुत सारे रोगों का एक निमंत्रण कार्ड है, एक समझिए इन्विटेशन कार्ड है। ग्लूकोज ऐसे बीमारी तो है ही, लेकिन वो बहुत सारे चीज़ों को थोक के बराबर लेते आता है, उसके साथ बहुत सारी रोग लेकर आता है, इससे वो डायबिटीज़ ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। डायबिटीज़ अगर ज़्यादा लेवल बढ़ जाएगा तो बीपी बढ़ने लगेगा, हाँफ बढ़ने लगेगा, दम घुटने लगेगा, तो डायबिटीज़ बहुत ही खतरनाक एक रोग है, उसके साथ बहुत सारे थोक के भाव में चीज़ें आ जाती हैं। तो यह बीटा कोशिका कंट्रोल करता है, जिसे डायबिटीज़ होता है उसे बीटा कोशिका दिया जाता है, ठीक है, बढ़ाया जाता है, ठीक है। अब गामा कोशिका का क्या काम है, इसमें गामा कोशिका इसे सोमेस्टोस्टेरान नाम ऐसा रख दिया ना, सोमेस्टोस्टेरान निकलता है जो भोजन की स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है। मतलब इसे समझ जाइए, ये भोजन को स्वांगीकरण के लिए मतलब कि आवश्यक है, ठीक है। देखिए कि 3 हम कोशिकाओं का हम पढ़ लिए। अब देखिए इसके बाद होने वाला लास्ट जो कि मिक्स्ड ग्लैंड है, जो कि हमने 2 ग्लैंड्स को पढ़ लिया। पहला हमने पढ़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये लास्ट हुआ है मिक्स्ड ग्लैंड। वह ग्रंथि जो अपने द्वारा बनाए गए या निर्मित रसायन को क्रिया स्थल तक पहुंचाने में कुछ दूरी तक अपने ही नालियों का उपयोग करती है, लेकिन इसके बाद उस रसायन को रक्त के माध्यम से या अन्य किसी नालिका के माध्यम से क्रिया स्थल पर पहुंचाती है। अब देखिए कहने का इसका मतलब ये है, वह ग्रंथि जो अपने बनाए गए निर्मित रसायन, यह क्या करती है, केमिकल बनाती है जो हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यह अपने ही बनाए गए केमिकल को अपने क्या बोलते हैं
डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम, यानी कि अपने स्थल तक पहुंचाने की काम को कुछ दूरी तक तो खुद करती है, और फिर किसी नालिका की मदद के द्वारा, किसी बेंच के या किसी रास्ते की मदद के माध्यम से, अन्य किसी नालिका की मदद से क्रिया स्थल जहाँ वो काम करेगी, जहाँ उसका उपयोग है, वहाँ वो पहुँचाती है। उसको कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। इसका काम है, इसका एग्जाम्पल है अग्नाशय। तो अग्नाशय हम लोगों ने पढ़ा, और जिसको हम लोगों ने अग्नाशय को बहुत अच्छे तरह से अध्ययन किया होगा। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको ग्लैंड्स टॉपिक समझ आया होगा, और ग्लैंड्स टॉपिक में सारी चीज़ों को हम लोगों ने एक एक करके अध्ययन किया। ठीक है, अब देखिए कुछ भाई कहेंगे अग्नाशय का भाई तूने हिंदी नहीं बताया, तो पैनक्रियाज में, इंग्लिश नहीं बताया तो अग्नाशय का पैनक्रियाज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मिक्स्ड ग्लैंड का पैनक्रियाज। तो उम्मीद करता हूँ भाइयों एवं बहनों सबको वीडियो पसंद आया होगा, और जितना कुछ मैंने अभी बताया वो सब आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपके सारे डाउट्स ग्लैंड्स के संबंधित क्लियर हुए होंगे, और कुछ हमने एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड की और बहुत ही बेसिक वे में समझाया, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स ग्लैंड यानी कि ग्रंथियाँ के संबंध में क्लियर हों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जय हिंद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, और लगभग हमारा बायोलॉजी ख़त्म की ओर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। हमने बहुत सारी बायोलॉजी को कंसेप्ट्स को पढ़ लिया है, तो वो सब वीडियोज़ अगर आप नहीं देखें हैं तो ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियोज़ इम्पोर्टेंट सभी एग्ज़ाम के लिए, वो चाहे बोर्ड्स एग्ज़ाम हो, 9, 10, 11, 12 नीट हो, या फिर आपका SI दरोगा हो, SSC हो, या फिर CHSL हो, आपका SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, CGL हो, कोई भी एग्ज़ाम, बैंकिंग हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस, UPSC सबके लिए महत्वपूर्ण है। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए वीडियो को, शेयर कीजिए। धन्यवाद।